नमस्कार दर्शकों, मैं कीर्ति स्वागत करती हूं आपका हमारे इस कार्यक्रम में। दर्शकों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कौन नहीं जानता। आधुनिक हिंदी साहित्य का हम उन्हें जनक मानते हैं। उनकी लेखनी, उनकी सामाजिक चेतना ने आधुनिक हिंदी साहित्य को नया जीवन दिया। लेकिन बदलते समय के साथ हमने साहित्य में भी बदलाव देखा। पहले संस्कृत, फिर हिंदी और अब आधुनिक साहित्य। साहित्य सृजन तब और अब, आज हम इस पर बात करेंगे कि साहित्य में कितना बदलाव आया। और इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर किशोर सिन्हा जी को, जो कि साहित्यकार हैं, वरिष्ठ साहित्यकार और साथ ही नाटककार भी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही डॉक्टर सुनील केशव देवधर जी को, जो कि कवि हैं और अनुवादक भी हैं, साहित्यकार भी हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। किशोर जी, बदलते समय के साथ साहित्य में बदलाव आया। पहले और अब के साहित्य में हम कितना अंतर पाते हैं? ये विषय बहुत लंबा है और व्यापक है। जो सवाल आप पूछ रही हैं और जो शुरुआत में जो आपने बातें कही, तो भारतेंदु नहीं बल्कि थोड़ा सा हम और पीछे जा सकते हैं कि हिंदी साहित्य की परंपरा की शुरुआत कहाँ से हुई। कई लोग उसमें मानते हैं कि सरेपा जो अपभ्रंश के कवि थे और उन्होंने हिंदी में प्रयोग शुरू जहाँ से किए, वहाँ से वो हिंदी साहित्य की शुरुआत माना जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अमीर खुसरो, खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। तो वहाँ से हम साहित्य की धारा, हिंदी साहित्य की कहें तो वो धारा दिखाई देती है। लेकिन आगे चल कर के जब उसमें उस धारा में जो अलग अलग काल में लोग जुड़े और अलग अलग विधाओं में जुड़े, सिर्फ कविता एक साहित्य की विधा नहीं रह गई, बल्कि उसमें उपन्यास, उसमें कहानियाँ, उसमें निबंध, ये सारे जुड़े। तो ये वहाँ से ये धारा चलती हुई और आज तक, आज भी जो लोग लिख रहे हैं वो सभी उस धारा में समाहित हैं। तो एक लंबी परंपरा है हिंदी साहित्य की, और उस साहित्य में अनेक कालखंड अलग अलग गुजरे हैं जो अनेक प्रयोगों पर भी आधारित हैं। आदिकाल में जो उसके बाद साहित्य रचा गया, भक्ति काल का साहित्य बहुत समृद्ध माना जाता है। फिर रीतिकाल का काव्य एक दूसरे ढंग का शास्त्रीय काव्य की दृष्टि से कहें तो वो आया। फिर छायावाद आया, उसका प्रगतिवाद आया। फिर उस तरह से प्रयोगवादी कविता आई, नई कविता। और इसी तरह से कहानियों में भी इस तरह की धाराएँ आई, नई कहानी और प्रयोगवादी कहानी। तो ये धाराएं और परंपराएं तो जिस तरह से चलती रहीं, लेकिन जो मूल बात है कि साहित्य जो उस समय का साहित्य है वो आज भी कितना प्रासंगिक है। तो इस पर अगर हम अलग अलग विधाओं की बातें करें तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर है कि वो साहित्य अक्षुण्ण रहता है, वो साहित्य जीवित रहता है जो अपनी परंपरा को आत्मसात करते हुए और अपने आज को वो जीता है। यानी वर्तमान समय में वो रचा गया कभी भी वो साहित्य हो सकता है, लेकिन वो आज भी प्रासंगिक है। अब आप देखें कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी, कहानियाँ उन्होंने कई लिखी हैं, लेकिन उनकी एक कहानी प्रसिद्ध हुई, उसने कहा था। तो वो आज भी कहानी पढ़ी जाती है और आज भी उस कहानी की बहुत सारी बातें याद हैं। तेरी कुड़माई हो गई, ये उसका वाक्य है, बहुत प्रसिद्ध है, जो आज भी याद है ज़हन में। और वर्षों पहले ये कहानी पढ़ी गई थी। प्रेमचंद ने 800 कहानियाँ लिखी, लेकिन उनकी सिर्फ 10, 15, 20 कहानियाँ लोगों को याद हैं। वो क्यों याद हैं? 800 कहानियाँ कालजयी नहीं है, लेकिन वो जो 8, 10, 20 कहानियाँ हैं वो अपने आप में कफन की याद करिए, पूस की रात की याद करिए, ईदगाह की याद करिए, ठाकुर का कुआं की याद करिए, पंच परमेश्वर। तो ऐसी कितनी कहानियाँ हैं, 10, 20, 30 होंगी, लेकिन वो कालजयी कहानियाँ हैं। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ कविताओं में आप उसी तरह से आप अगर ढूंढने की कोशिश करिए तो भी एक परंपरा मिलेगी कि हर कालखंड में उन कवियों की कुछ रचनाएं ज़्यादा प्रसिद्ध हुई और जो आज भी लोगों के ज़हन में ताज़ा हैं। जी सुनील जी, बदलते समय के साथ सिर्फ साहित्य या उसकी लेखनी में ही नहीं, बल्कि साहित्यकारों की भूमिका में भी हमें बदलाव देखने को मिलता है। उनकी भूमिका को कैसे आप वर्णन करेंगे या दर्शाएंगे? किशोर जी ने जहाँ अपनी बात को छोड़ा है वहीं से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। और जब आपने तब और अब की भी बात की है, और साहित्यकार तो वो है जिसकी दृष्टि अपने समाज पर होती है। बिल्कुल। और इस नाते से तब और अब में महत्व है उसकी दृष्टि का, कि वो क्या देख रहा है। अगर बहुत
पहले से बात करें, जब आपने संस्कृत की बात की, तो जैसे एक बात कही गई कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। तो तुलसी ने क्या कहा? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दोनों का भाव एक ही है। तो समाज में जो समाज के हित की बात करता है वो साहित्यकार। अब जब आपने कहा कि समकालीन की बात क्या है, तो समकालीन हम वहाँ से ले सकते हैं क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद, यानी लगभग 1940-42 के बाद जिस तरह से साहित्य रचा गया, उसमें जो दृष्टि आई, वो जो सामाजिक परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, उस हिसाब से कहाँ वहाँ प्रौद्योगिकी, उद्योग और इन सब की भी चर्चा होने लगी। और जब किशोर जी बात कर रहे थे तो बहुत सा प्रेमचंद की बात की और रीतिकाल, तो सामाजिक दृष्टि से उन चीज़ों की बात तो ठीक है, लेकिन जो आधुनिक परिवर्तन हुए उनका समावेश नई लेखनी में शामिल हुआ जी। जैसे अब मुक्तिबोध की हम बात करें तो मुक्तिबोध ने चिमनी शब्द का प्रयोग किया, चिमनी के धुएं का प्रयोग किया, या हम धूमिल की बात करें तो उन्होंने कटाक्ष किए, बहुत से भाषा पर कटाक्ष किया, राजनीति पर कटाक्ष किया। और उसके बाद अब जब हम परिवर्तन देख रहे हैं तो इस परिवर्तन में भी कविता में बात बहुत तेज़ी से सीधी कही गई, लेकिन जहाँ तक उनके तब और अब की बात है तो केंद्र है समाज। बिल्कुल। और बिना समाज की बात किए, फिर वो चाहे किसी भी दृष्टि से की जाए, चाहे वो औद्योगिक प्रगति की दृष्टि से की जाए, चाहे वो प्रौद्योगिकी की दृष्टि से की जाए, लेकिन जैसे जैसे आधुनिकता का समावेश होता गया, वर्तमान का समावेश होता गया, तो दृष्टि भी बदलती गई, थोड़ा थोड़ा विषय भी बदलता गया, लेकिन कुल मिलाकर केंद्र में समाज होना चाहिए। और वही साहित्य जो समाज को केंद्र में रखकर रचा जाएगा, वो तब भी रचा गया, वो अब भी रचा जा रहा है और आगे भी रचा जाएगा। और जो समाज के केंद्र जिस साहित्य में नहीं होगा, वो काल से बाह्य हो जाएगा, वो काल बाह्य आप कह सकते हो उसको जी। किशोर जी, पहले के साहित्य जो होते थे वो सामाजिक चिंतन, सामाजिक चेतना पर आधारित होते थे। आधुनिक हिंदी साहित्य की अगर हम बात करें तो उसके लिए जो है वो सामाजिक चेतना कितना आवश्यक है? जैसा सुनील देवधर जी ने कहा कि समाज से बिना जुड़े हुए साहित्य की पहचान नहीं हो सकती और वो साहित्य कालजयी भी नहीं हो सकता है। तो सामाजिक चेतना तो बहुत आवश्यक है। यही कारण है कि मैं जब आज की रचनाओं से गुजरता हूँ, आज के कवियों की बातें करें या कहानीकारों की बातें करें, बहुत सारी जो विधाएं थीं वो उसमें अब रचना नहीं आ रही है सामने। अब जैसे पहले महाकाव्य, खंड काव्य या प्रबंध काव्य लिखे जाते थे, अब उनकी संख्या बहुत कम है, बहुत थोड़े लोग इन विधाओं को आजमाते हैं। अब जैसे एक लघु कथा, एक नई विधा का समावेश हो गया, ये भी ज़रूरी है, कुछ नई विधाएं भी सामने हैं, लेकिन मूल बात यह है कि जब हम आज के चिंतन और आज के साहित्य में उस चिंतन, सामाजिक चिंतन की हम बात करते हैं, तो जैसा इन्होंने कहा सुनील जी ने कि बिल्कुल सही है कि अगर समाज नहीं है तो रचना वो जीवंत नहीं हो सकती और वो दूर तक नहीं जा सकती। आप पुरानी किसी भी रचना को उठा कर देख लीजिए, उसमें अगर समाज है तभी वो आज हम उसकी याद करते हैं। तो आज भी जो रचनाएं लिखी जा रही हैं वो भी आगे आने वाले समय में भविष्य की रचनाओं का संकेत वर्तमान में मिल जाता है। और जैसा कि मुक्तिबोध का जिक्र उन्होंने किया, और मुक्तिबोध ने एक बार कहा था कि साहित्य के आकाश में एक कूड़ादान रखा है, जो उस कूड़ेदान से बच जाएगा वही सच्चा साहित्य है। तो आप इसको इस तरह समझिए कि अगर सामाजिक चेतना है किसी भी साहित्य में, और वो किसी विधा में वो साहित्य रचा जाए, वो कविता हो, कहानी हो, गद्य हो, तो वो दूर तक जाएगा और उसकी पहचान होगी भविष्य में भी जी। सुनील जी, हिंदी अनुवाद ने साहित्य को कितना सुदृढ़ और समृद्ध बनाया है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। निस्संदेह अनुवाद सिर्फ भाषा तक नहीं होता जी। अनुवाद से संस्कृतियां भी पास में आती हूँ, और यही कारण है कि हम संस्कृतियों की जब बात करते हैं तो उसमें अनुवाद एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हो जाता है। और अनुवाद का इतना व्यापक क्षेत्र है, और साहित्य में विशेष करके, कि लगभग सभी विधाओं में अनुवाद हुए, और वो अनुवाद ऐसे हुए कि कभी कभी तो मूल भाषा का साहित्यकार लगता ही नहीं है जी। ऐसा लगता है कि ये हिंदी का ही साहित्यकार है। उदाहरण के लिए आप विमल मित्र को लीजिए,
बंगला के लगभग सभी उपन्यास, खरीदी कोड़ियों के मोल, रोकड़ जो मिली नहीं, वे दोनों और वे, उसकी आंखें, लगभग 30 उपन्यास उनके हिंदी में अनुदित हैं जी। मराठी के लगभग शिवाजी सावंत का मृत्युंजय, छावा या विश्वास पाटिल का पानीपत, ये सारे के सारे उपन्यास अनुदित हैं। या मराठी का बहुत सा दलित साहित्य हिंदी में अनुवाद हुआ है। तो ये कहते हैं ना कि भाषा के सौंदर्य को दर्शाता अनुवाद है, दो भाषाओं का आपस में ये प्यारा संवाद है। तो ये संवाद केवल भाषाओं तक नहीं रह जाता, ये संवाद संस्कृति से जुड़ जाता है। और इसमें भारतीय ज्ञानपीठ ने भी बहुत बड़ा काम किया था कि जो भी पुस्तक पुरस्कृत होती थी वो निश्चित रूप से हिंदी में अनुदित हो जाती थी। तो इस तरह से अलग अलग भाषाओं के साहित्य ने, फिर चाहे वो गुजराती के साहित्यकारों की हम बात करें, चाहे मराठी के साहित्यकारों की बात करें, यहाँ तक कि अंग्रेज़ी और रूसी का सारा साहित्य, मुझे लगता है शेक्सपियर का कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण कृति नहीं है जो हिंदी में ट्रांसलेट नहीं हो गई। रूसी साहित्य को ऐसा नहीं है जो ट्रांसलेट नहीं हुआ। तो न केवल हिंदी बल्कि विदेशी भाषाओं का साहित्य भी हिंदी में न केवल अनुदित हुआ बल्कि मंचित भी हुआ। शेक्सपियर के नाटक मंचित भी हुए और इसीलिए अनुवाद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर दूसरी बात यह है कि जैसा हमने कहा कि अनुवाद केवल भाषा को नहीं जोड़ता, क्योंकि संस्कृति में बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो उस भाषा में उस तरह से प्रयुक्त होते हैं, लेकिन अनुवाद में वो संस्कृति नहीं बोल रही होती है। तब ऐसी स्थिति में अनुवाद एक चुनौती भी हो जाता है, लेकिन उस चुनौती को अनुवादकों ने बहुत अच्छी तरह से किया है और इसीलिए हमारे हिंदी का क्षेत्र बहुत व्यापक हुआ है जी। क्योंकि ट्रांसलेशन से, अनुवाद से न केवल हिंदी साहित्य समृद्ध हुआ है बल्कि उसमें विविधता भी आई है, क्योंकि जो वहाँ सोचा जा रहा है वो शायद कभी कभी हमारे हिंदी में नहीं सोचा गया। तो धारा इस तरह ज़्यादा आई है। हिंदी का साहित्य दूसरी भाषाओं में कम गया है, लेकिन दूसरी भाषाओं का साहित्य हिंदी में ज़रूर ज़्यादा आया है जी। जी किशोर जी, आज के जो हमारे युवा साहित्यकार हैं, उनकी चेतना, उनकी लेखनी, इसे आप कैसे वर्णित करेंगे? युवा साहित्यकार लिख रहे हैं काफ़ी अच्छा, कई लोग तो बहुत अच्छा लिख रहे हैं और युवा साहित्यकारों में हालांकि अब थोड़ी सी वो पीढ़ी में आगे हो गए हैं। एकांत श्रीवास्तव जैसे उन्होंने काफ़ी नाम कमाया है कविता के क्षेत्र में, ऐसे कई लोग हैं। लेकिन आज जो कविता रची जा रही है कहीं ना कहीं उसमें जो एक उसका भाव पक्ष है वो कमज़ोर हुआ है। बहुत कम ऐसी रचनाएं आपको देखने को मिलेंगी युवाओं में ख़ास तौर से। उसका एक कारण है कि जो आजकल सोशल मीडिया है तो आजकल तुरंत फ़ौरन चाहते हैं लोग कि लिख करके और तुरंत उन्हें प्रसिद्धि मिल जाए, और तो उस तरह की रचना होनी चाहिए। और बात आपने जो पहले कही थी कि सामाजिक चेतना समृद्ध होनी चाहिए रचना, तो वो तभी समृद्धि आएगी जबकि आप लगातार लिखेंगे। दूसरी चीज़ है कि आजकल पढ़ना कम हो गया है। लिखना तब तक आपका वो समृद्ध नहीं होगा जब तक कि आप पढ़ेंगे नहीं, न सिर्फ आज का साहित्य बल्कि पहले का साहित्य। तो साहित्य में बहुत कुछ हमें परंपरा से हासिल होता है और उसका समावेश हम अपनी रचनाओं में करते हैं, उसका कहीं ना कहीं उसकी छाया होती है हमारी रचनाओं में। तो आज के युवाओं में बहुत योग्यता है, टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन जो समर्पण होना चाहिए उस कला के प्रति, साहित्य की उस विधा के प्रति जिसमें वो लिख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे उसमें कमी लगती है जी। तो उसे दूर करने की ज़रूरत है जी। सुनील जी, जब साहित्य की बात होती है तो सबसे पहले हम चिंतन के साथ साथ लेखनी, विचार, इन सब पर बात करते हैं, लेकिन आधुनिक साहित्य में शुद्धता यह कितनी मायने रखती है? क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि कई पुस्तकों से शुद्धता जो है वो हिंदी शुद्धता धीरे धीरे खो सी गई है। भाषा के स्तर पर और कंटेंट के स्तर पर जी। क्योंकि जो अक्सर एक शब्द इस्तेमाल होता है जी। जो सोशल मीडिया, किशोर जी बात कर रहे थे, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो एक शब्द अक्सर इस्तेमाल होता है। दूसरा आपने कहा कि भाषा की शुद्धता। तो प्रश्न ये है कि भाषा केवल एक विचार नहीं है जी। भाषा एक संस्कृति भी है और भाषा आपको समृद्ध भी करती है। तो अगर हम भाषा का ध्यान नहीं रखेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ों में तो वैसे भी लिबर्टी दे दी गई जी। तो उसमें कुछ लोग समर्थक भी हैं, लेकिन अगर हम उस तरह की शुद्धता की बात करें
तो जब तक कि भाषा पूरी तरह से शुद्ध नहीं होगी, और इसे आप किसे कहेंगे शुद्ध, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र पर भाषा अपना रूप बदल देती है। 8 कोस पे बानी बदले, 4 कोस पे पानी। तो जब इस तरह से भाषा बदलती रहती है तो उसको एक मानक रूप में कम से कम साहित्य की दृष्टि से तो नहीं कहा जा सकता। उसकी वजह यह है कि अगर कहीं क्षेत्रीयता है, कहीं आंचलिकता है, तो आंचलिकता में वो बात आएगी, भाषा का उस तरह का स्वरूप उसमें होगा, तो फिर आप उसे शुद्ध कहेंगे या उस अंचल के हिसाब से उसे आंकेंगे। इसलिए भाषा को लेकर और विशेष करके साहित्य में भी भाषा को लेकर केवल एक तरफा नहीं हुआ जा सकता जी। लेकिन इतना ज़रूर है कि एक न एक स्वरूप भाषा का होता है, और उस स्वरूप में, क्योंकि कुछ लोगों का तो ये मानना है कि संप्रेषित हो गया ना भाव, जब भाव संप्रेषित हो गया इसका मतलब है कि आखिर आपका काम क्या था कि जो विचार है, जो चिंतन है, जो भाव है, उसका संप्रेषण व्यवस्थित रूप से हो जाए जी। तो अगर वो संप्रेषित हो गया तो कुछ लोग इस विचार को दृढ़ करते हैं कि नहीं, भाषा की शुद्धता उस दृष्टि से नहीं आंकी जा सकती। तो दोनों पक्ष हैं। एक बार आप ये भी कह सकते हैं कि शुद्धता बहुत अनिवार्य है, और दूसरी तरफ आप ये भी कह सकते हैं कि भाव का संप्रेषण महत्वपूर्ण है, और जब आंचलिकता आ जाएगी जी। तो वहाँ फिर आप उस तरह से सख्त नहीं रह सकते जी। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा अपनी तरफ से। बिल्कुल। बहुत सही बात इन्होंने कही। भाषा, जब भी हम हिंदी की बात करते हैं, क्योंकि हम यहाँ हिंदी की बात कर रहे हैं, तो हमेशा ये होता है, और हर भाषा के साथ हुआ है। जर्मनी में जर्मन भाषा है, वहाँ भी एक भाषा वो थी जो साहित्य की भाषा थी, एक भाषा वो थी जो बोलचाल की भाषा थी, जिसे हम उच्च जर्मन और नीच जर्मन हम कहते हैं, निम्न जर्मन ऐसे कहा जाता है शुद्धता की दृष्टि से देखें तो। उसी तरह से हिंदी की जो परंपरा है, और हर भाषा में ये मिलेगी परंपरा, कि एक वो है जो साहित्य की भाषा होती है, एक भाषा होती है जो बोलचाल की भाषा होती है, जिसमें कि आंचलिक शब्द, इन्होंने जैसा कहा कि आंचलिक शब्द आते हैं, ओरिजिनल प्रभाव आता है उसका, हम किसी भी तरह से कम्युनिकेट हम करते हैं, संप्रेषित हो रही है भाषा, इतना काफ़ी है। लेकिन जब हम साहित्य में किसी विधा में हम रचना करते हैं तो सिर्फ संप्रेषण काफ़ी नहीं होता है, संप्रेषित तो होनी चाहिए, लेकिन भाषा की शुद्धता भी ज़रूरी है। अब इसमें कुछ बातें होती हैं कि भाषा की मानकता क्या है। तो मानक भाषा जो हिंदी के मानदंड जो तय किए गए हैं इसके, उसके अनुसार उसमें वर्तनी ठीक होनी चाहिए, उसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग कारक चिन्हों का प्रयोग सही ढंग से होना चाहिए। इसमें प्रायः हम अभाव देखते हैं, जल्दबाजी देखते हैं लोगों के बीच। तो ये शुद्धता इतनी ज़्यादा क्लिष्ट भी ना हो जाए कि लोगों को समझ में ना आए या वो संप्रेषित ना हो सके। तो एक हिंदी की जो परंपरा है उसमें इन परंपराओं में आंचलिकता भी है, उसमें भाषाई क्षेत्रीयता भी है, और हिंदी कोई एक अकेली भाषा तो है नहीं, इसमें अनेक भाषाओं का सम्मिश्रण है। इसमें संस्कृत के भी शब्द हैं, इसमें देशज शब्द हैं, इसमें विदेशी के शब्द हैं, इसमें पुर्तगाली के शब्द हैं, फारसी के हैं। तो इन तमाम भाषाओं के साथ मिल कर के हिंदी बनी है, जिस तरह से और दूसरी भाषाएं भी कई बनी हैं। तो जब इन भाषाओं का मेल होकर के हम करते हैं तो जाहिर है कि हम कोई एक मानक तय नहीं कर सकते कि इसमें ये शब्द हम रखें कि नहीं रखें। तो बात सिर्फ इतनी सी है। अब एक शब्द जैसे कुआं है, अब कुआं का क्षेत्रीय बोलियों में कई बार इनार कहते हैं उसे, कुइयाँ कहते हैं उसे। अगर कोई हिंदी की कविता में अगर इनार कहता है तो आप उसे खारिज नहीं कर सकते कि इनार क्यों लिख रहा है, कुआं क्यों नहीं लिख रहा है। तो ये खूबसूरती होती है भाषा की, जो हमारी हिंदी की एक खूबसूरती है कि इसमें बहुत सारे शब्द हैं और उनको लेकर के हम साहित्य रचते हैं। अब श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास राग दरबारी आप पढ़िए, उसमें ऐसे कई शब्द आपको मिलेंगे जो शब्द बनाए गए हैं, और उन शब्दों में जो गतिमयता है, उसमें जो संप्रेषणीयता है, एक उसमें जो बिंब आता है पढ़ने से, तो वो पूरा का पूरा वो दृश्य साकार हो जाता है जी। तो ये एक खूबसूरती है अपनी भाषा की। सुनील जी, जब हम भाषा की बात कर रहे हैं, आप अनुवादक भी हैं और भाव की बात कर रहे हैं, तो क्या अनुवाद से क्षेत्रीय भाषा में जो किताबें लिखी गई हैं, जब उसका अनुवाद होता है, या किसी भी अन्य भाषा में जो किताबें लिखी गई हैं, जब उसका अनुवाद होता है तो भाव पर कितना असर पड़ता है? कई बार ऐसा देखा गया है कि अलग अलग भाव बदल जाते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? आपके दोनों प्रश्न अनुवाद को लेकर जो हुए ना जी, हम
आपकी सराहना करना चाहेंगे उस अनुवाद के संदर्भ में जो आपकी ये बात है कि भाव का संप्रेषण कितना हो पाता है एक शब्द से, एक भाषा से दूसरे भाषा में। बिल्कुल। एक बहुत खूबसूरत कविता है। अनुवाद एक ऐसी प्रक्रिया मन की कि समान धर्मा हो गए हम दोनों। लेकिन मानता हूं मैं कि एक दरार का अस्तित्व बना ही रहा था हमारे बीच, तेल की रेत की से तेल निकालने सा दुश्वार और तलवार की धार पर चलने सा कठिन। तो भाव का जहां तक संप्रेषण की बात आप कर रही हैं, तो वैसे तो अनुवादक का ये दायित्व है कि वो भाव को उसी तरह से दूसरी भाषा में, जो मूल भाषा है और जो स्रोत भाषा है, उसमें उसी तरह से ढाले। लेकिन सबसे अधिक दिक्कत आती है मुहावरों और कहावतों में, क्योंकि कई बार उन मुहावरों का पूरी तरह से उस तरह से संप्रेषण नहीं हो पाता। दूसरी दिक्कत आती है उपन्यास, अगर कोई ग्रामीण अंचल का उपन्यास है या उसमें उस तरह के शब्द इस्तेमाल हुए हैं, दूसरी भाषा में वो शब्द इस्तेमाल ही नहीं होते। कुछ ऐसे उपन्यास हैं, बारोमासा को लीजिए, जिसे बाद में पुरस्कार भी मिला। अब मराठी का उपन्यास है, लेकिन उसमें शब्द कुछ ऐसे इस्तेमाल हुए हैं, तब ऐसी स्थिति में अनुवादक भी मूल लेखक से बात करता है और मूल लेखक से बात करके उनको समझने की कोशिश करता है। बावजूद उसके दूसरी भाषा में अगर वो शब्द नहीं है, और विशेषकर बोलियों के जो शब्द होते हैं, कुछ शब्द व्यवसाय से जुड़े होते हैं। अब धीरे धीरे तो हमारे यहाँ के आधुनिकीकरण के युग में हमारी जो पारंपरिक खेती थी या हमारे जो पारंपरिक वस्तुएं थीं, उनका भी अब नाम क्या, उनका तो चलन ही बाहर हो गया। तो जब उनका चलन बाहर हो गया, तो जब आपने वो आधुनिक संदर्भ में और नए लेखकों के संदर्भ में, अब वो बेचारे नए लेखक उस तरह के शब्द जानते ही नहीं हैं, उस परिवेश से भी वो परिचित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो सब छूटता जाएगा जी। लेकिन अगर कोई उस तरह का पुराना उपन्यास है जिसे अनुदित होना है और उसमें उस तरह के शब्द आएंगे, तो सबसे बड़ी चुनौती अनुवादक के लिए वो होगी। लेकिन उसके बाद भी मेहनत करके वो अनुवाद होते हैं और उसमें कम से कम उस पूरी संस्कृति और भाव तक पहुंचा जा सकता है, और तभी अनुवाद सफल होगा। अन्यथा आप कुछ भी करके रख दीजिए, वो सफल अनुवाद नहीं कहा जा सकता। हालांकि अनुवाद मेरा क्षेत्र नहीं है, लेकिन इनकी बात से एक दो बातें मेरे विचार में आई हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब जैसे तीसरी कसम कहानी है तो रेणु की, उसमें एक शब्द आता है, उसमें बहुत सारे आंचलिक शब्द मारे गए गुलफाम, कहानी का नाम। हाँ, मारे गए गुलफाम। उसमें एक शब्द है फेनु गिलासी बोली जी, या कई जगह वो नायक इस करता है, इस। अब इसका अगर अंग्रेजी अनुवाद आप करने जाएं तो फेनु गिलासी बोली का कैसे क्या अनुवाद करेंगे आप? इसलिए कई बार होता है कि अनुवादों में ज्यों का त्यों उस जिस कृति का अनुवाद किया जा रहा है उसके शब्द ज्यों के त्यों रख लिए जाते हैं ताकि भाव न बदले। दूसरी बात जो मुझे लगती है कि अनुवाद के साथ एक समस्या आती है, ज़्यादातर अनुवाद खास तौर से जो विदेशी साहित्य है उसके अनुवाद उसके मूल साहित्य से नहीं करके उसके अनुवाद से अनुवाद किया जाता है। यानी अगर रशियन कोई साहित्य है, रूसी साहित्य है, या जर्मन साहित्य या फ्रांस का कोई साहित्य है, अब हमें हिंदी में करना हो तो हम अंग्रेज़ी पढ़ के करेंगे। अब उस अंग्रेजी अनुवादक ने उस के मूल अनुवाद से कितनी चीज़ों को बदला है या कितना लिया है, कितना जो भाव पक्ष जिसकी बात आप कर रही हैं, कितना भाव आया है अंग्रेजी में, और फिर उस भाव का हम फिर से अनुवाद कर रहे हैं, वो भाव वहाँ तक पहुँचा है कि नहीं पहुँचा, ये समस्या होती है। तो प्रायः ये दिक्कत आती है अनुवाद के साथ। बिल्कुल। किशोर जी, जब भी कोई साहित्यकार अपनी कोई लेखनी या अपनी कोई पुस्तक लिखता है तो उसके पाठक जो है वो एक विशेष वर्ग के होते हैं, उनको ध्यान में रखकर ही लिखता है। मैं चाहूँगी कि आप अपनी पुस्तक के बारे में भी थोड़ा वर्णित करें और उन पाठकों के बारे में भी बहुत कम शब्दों में वर्णित करें। नहीं, उसमें कोई खास पाठक वर्ग होता नहीं है कि उन पाठकों को ध्यान में रख के रचना तो अनायास होती है, स्वतः स्फूर्त होती है। विधा भले ही हम सोचते हैं कि अच्छा कुछ कविताएं हम लिखते हैं या कविताएं कोई किताब प्रकाशित होती है या नाटक कोई लिखते हैं, तो नाटक लिखते हैं तो उसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि उसका मंचन हो। तो जाहिर है कि वो उस वर्ग को ध्यान में रख के हम लिखते हैं कि वो किस वर्ग के पास जा रहा है उसको और किस वर्ग तक वो पहुंचेगा। तो मंचित होने के बाद जब सामग्री जाती है, नाटक के साथ तो ख़ास बात होती है कि नाटक
तभी तक लेखक का होता है जब तक कि वो लिखा जाए जी। लिखने के बाद फिर वो निर्देशक का हो जाता है जी। निर्देशक जैसे चाहे उस नाटक को प्रस्तुत करे और निर्देशक का भी वो नाटक नहीं रह जाता। जब मंच पर अवतरित होता है नाटक तो वो आर्टिस्ट का हो जाता है, कलाकारों का हो जाता है। निर्देशक ने भले ही लाख कलाकारों को कहा हो कि तुम्हें बाएं से जाना है या तुम्हें इस डायलॉग को ऐसे बोलना है, लेकिन आर्टिस्ट वो मंच पे क्या करेगा आप नहीं जानते हैं और उसको आप लौटा नहीं सकते। लेकिन लेखनी में आपके जो तो हमारी लेखनी में जो हमने एक तैयार किया है पाठक वर्ग सोचा है कि हम उसके लिए करना चाह रहे हैं, तो वो सोचा तो जाता है लेकिन ज़रूरी नहीं कि वैसे ही पाठक वर्ग उसको मिल जाए। बेस्ट सेलर जब एक समय में होता था, गुलशन नंदा और ऐसे जो तमाम उपन्यास या क्राइम के उपन्यास लिखे जाते थे, इब्ने सफ़ी या कुशवाहा कांत या ओम प्रकाश शर्मा वगैरह लिखते थे, तो उनका एक कर्नल रंजीत वगैरह, तो उनका एक ख़ास पाठक वर्ग होता था, उसको ध्यान में रख के लिखते थे वो। लेकिन आज हम किसी एक कृति के लिए पाठक वर्ग तय नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए और साहित्य से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया। दर्शकों, साहित्य और आधुनिक साहित्य की अगर हम बात करें तो दोनों ही अपनी अपनी जगह जो है अपने शब्दों को समेटे हैं। जब संस्कृत में किताबें लिखी जाती थीं तो उसका अलग महत्व था, अलग भाव था। आज जब हिंदी में पुस्तकें लिखी जाती हैं तो उसका अलग महत्व है, अलग भाव है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो आज भी उसी भाव के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि सिर्फ लेखनी नहीं, भाव जो है वो कई मायने रखते हैं। तो इस कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।